जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। जैसा कि हम टॉप 500 ईडियम्स की सीरीज कर रहे हैं और आज उस सीरीज का दूसरा दिन है। पहली क्लास हम कर चुके हैं जिसमें हमने आपको लगभग 100 ईडियम्स कराए थे और मैं आपको आज भी उसी तरीके से उसी अंदाज में नए जोश में और नए तरीके से ईडियम्स को याद कराने वाला हूं। बस आपको क्लास को देखते हुए जाना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास को देखना है। मैं आपको यहीं पर क्लास में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर मेथड से आपको यहाँ पर याद करा दूंगा, ठीक है। और भाई जो भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट CDS हो, NDA हो, FCAT हो या फिर SSC CGL मेंस हो, ठीक है, यहाँ पर हम प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। तो चलिए, पहला जो ईडियम है आपका, पहला ईडियम है आपका द बॉल इज इन योर कोर्ट। देखो इसका मतलब क्या होता है भाई। यदि बॉल आपके कोर्ट में है, यदि बॉल आपके कोर्ट में है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो भाई, जैसे कि ये यहाँ पर खेल रहे हैं दोनों, ये बोल रहा है कि बॉल मारने के बाद में कि भाई बॉल तेरे कोर्ट में है, यानी भाई अब तेरा मूव है, अब तुझे एक्शन लेना है, ठीक है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है एक्शन लेना या फिर कुछ डिसाइड करना, ठीक है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। इट इज योर टर्न टू टेक एक्शन और डिसाइड। यदि बॉल आपके कोर्ट में है डेट मीन्स अब उसको मारने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आप द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है भाई। अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल है, आई हैव एक्सप्लेन द एंटायर NDA सिलेबस टू यू। भाई मैंने NDA का सारा जो सिलेबस है आपको समझा दिया है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि भाई अब बॉल आपके कोर्ट में है, अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, अब आपकी बारी है, ठीक है। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट यानी कि एक्शन लेना अब आपके हाथ में है। आप एक्शन लेते हो तो ठीक, यदि आप एक्शन नहीं लेते तो भी ठीक, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, ठीक है भाई। चलिए, नेक्स्ट है आपका फीदर इन वंस कैप। देखो फीदर का मतलब क्या होता है भाई, फीदर का मतलब होता है पंख। फीदर का मतलब क्या होता है, पंख। वंस कैप यानी कि यदि आप अपने कैप में, अपने क्या लगाते हो, कैप में पंख लगा लेते हो, डेट मीन्स आप एडिशनल अचीवमेंट प्राप्त कर रहे हो जिस पर आप क्या कर सको, गर्व महसूस कर सको, ठीक है। तो फीदर इन वंस कैप का मतलब क्या होता है, नई अचीवमेंट या कोई एडिशनल अचीवमेंट प्राप्त कर लेना जिस पर आप क्या महसूस कर सको, गर्व महसूस कर सको। जैसे कि भाई इसने क्या किया है, इसको प्रमोशन मिल गया है, ठीक है। अक्सर होता है ना, ऑफिसर्स होते हैं NDS CDS में, है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं जो होते हैं, है ना। तो वो भाई जैसे कि वो युद्ध में कुछ चीज़ जीतते हैं, है ना, युद्ध जीतते हैं, तो उनके साहस से क्या होता है, उनको क्या मिलती है, एक एडिशनल अचीवमेंट मिलती है। तो वहाँ पर एक्स्ट्रा अचीवमेंट के लिए हम यूज करते हैं वो होता है फीदर इन वंस कैप। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ए न्यू और एडिशनल अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ समथिंग, ठीक है भाई। चलें, मजा आया आपको। चलिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका क्या होने वाला है। एग्जाम्पल है इसका, क्रैकिंग द CDS एग्जाम इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी कि CDS एग्जाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना या क्रैक करना इज अ फीदर इन हिज कैप। उसके लिए क्या है, एक गर्व की बात है, ठीक है भाई। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है भाई। भाई यदि आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ईट लाइक अ हॉर्स। देखो भाई ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है। देखो यदि आप घोड़े की तरह खाते हो डेट मीन्स आप बहुत ज़्यादा खाते हो। यदि आप घोड़े की तरह खाते हो डेट मीन्स आप बहुत ज़्यादा खाते हो, ठीक है। तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब हो जाता है बहुत ज़्यादा खाना या बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है इसका, सी, यानी टू ईट अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। भोजन को एक बहुत बड़ी मात्रा में खाना, ठीक है, जैसे कि ये खा रहे हैं, ठीक है भाई। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, डेस्पाइट बीइंग
डेस्पाइट बीइंग स्लिम, पतला होने के बावजूद भी ही ईट्स लाइक अ हॉर्स आफ्टर हिज एनडीए ट्रेनिंग सेशंस, यानी भाई उसने एनडीए ट्रेनिंग के सेशन के बाद भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। ठीक है भाई, चलिए इसको करते हैं बाद में, पहले इसको देख लेते हैं। टो द लाइन, देखो टो द लाइन का मतलब क्या होता है। टो द लाइन, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पर लकीर खींची हुई है और ये इसके पीछे खड़ा है। डैट मीन्स यदि आपके आगे कोई लाइन खींच रही है तो भाई किसी ने खींची होगी, वो किस लिए खींची होगी, भाई इससे आगे आपको नहीं आना है, तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टो द लाइन का मतलब हो जाता है किसी रूल्स या आदेशों को क्या करना, पालन करना, उनकी आज्ञा का मानना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होने वाला है, टू ओबे रूल्स, है ना, रूल्स का पालन करना और फॉलो करना किसको, ऑर्डर्स स्ट्रिक्टली, और आदेशों को मानना। ठीक है, वो होता है टो द लाइन। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल से इसको अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, कैंडिडेट्स मस्ट टो द लाइन, कैंडिडेट्स को अवश्य क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा किसके लिए, एंड फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन, और फॉलो करना पड़ेगा सभी निर्देशों का, ड्यूरिंग द सीरियस एग्जामिनेशन, सीरियस एग्जामिनेशन के दौरान। अक्सर आपने देखा होगा जब आप सीडीएस या एनडीए का एग्जाम देने जाते हो तो वहाँ पर पहले ही बोल देते कि आपको ये पेपर जब तक नहीं कहा जाता तब तक इसको ओपन नहीं करना है, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर टो द लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको उनके जो निर्देश हैं उनका पालन करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका इन द सेम बोट। देखो भाई, यदि आप सेम बोट में हो, यानी एक ही बोट में हो, एक ही नाव में हैं, ठीक है, और आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो घूमने समुद्र के रास्ते से, और वहाँ पर बारिश आ गई और उसी समुद्र में क्या आ गया, तूफान आ गया, तो मुझे आप बताइएगा क्या इसी को प्रॉब्लम होगी या फिर सभी को प्रॉब्लम होगी। तो आप बोलोगे भाई सभी को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इन द सेम बोट का मतलब होता है सभी को समान प्रॉब्लम होना, सभी को समान डिफिकल्टी होना। ठीक है, तो इन द सेम बोट का ऑप्शन होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीइंग अफेक्टेड बाय द सेम प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, यानी सभी को सेम प्रॉब्लम या समस्या का सामना करना पड़ना। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि देखो समझ सकते हो, इन द सेम बोट, ये बहुत सारे जो ग्रामीण हैं, विलेजर्स हैं, ये जा रहे हैं घूमने के लिए, और रास्ते में क्या आ गया भाई, बारिश आ गई, तूफान आ गया। ठीक है, तो तब के लिए हम यूज करते हैं इन द सेम बोट। ठीक है, तो ड्यूरिंग द हैवी रेन, भारी बारिश के दौरान, ऑल द विलेजर्स वर इन द सेम बोट, सभी के सभी ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इन द सेम बोट, सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, चलिए भाई देखो, यदि आपको पीछे का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा नॉइस आ रही है ना, तो उसको आप इग्नोर करना, सिर्फ मेरी वॉइस पर आप ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका ईट हम्बल पाई। देखो ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, पता, अक्सर जब हम छोटा हुआ करते थे ना, तो हम खाने भी पता बहुत ज़्यादा अकड़ में खाते थे। ठीक है, तो भाई हमको मम्मी पीट देती थी, जब मम्मी पीटती थी या पापा पीटते थे तो भाई आराम से हम खाना खाते थे, एकदम आराम से। हम्बल पाई यानी हम्बल मतलब विनम्रता के साथ। तो यदि आप विनम्रता यानी ईट हम्बल पाई यानी हम्बल विनम्रता के साथ खाना खा रहे हो, डैट मीन्स आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है और उस पर आप शर्मिंदा हो। ठीक है, तो ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार करना और गलती को फील करना या फिर शर्मिंदगी महसूस करना। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होने वाला है टू एडमिट वंस मिस्टेक, अपनी गलती को स्वीकार करना, एंड फील असेम्ड, और शर्मिंदगी महसूस करना। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल क्या है आपका,
एग्जाम्पल है आफ्टर ब्लेमिंग अदर्स फॉर द मिस्टेक, यानी दूसरों पर समस्या का या गलती का आरोप लगाने के बाद ही हैड टू ईट हम्बल पाई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, उसको सबके सामने अपनी गलती माननी पड़ी। ठीक है, ही हैड टू, देखो हैड टू मतलब माननी पड़ी, बोल सकते हैं इसको कि जबरदस्ती माननी पड़ी। ठीक है, वो चाहता नहीं था, मस्ट मतलब अवश्य, हैड टू यानी अवश्य करना पड़ा उसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका विद फ्लाइंग कलर्स। देखो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यदि आप कलर्स के साथ अचीवमेंट करते हो, यदि आप कलर्स के साथ बहुत ही ग्लोरी के साथ सफलता पाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब आपने एक आउटस्टैंडिंग सफलता पाई है। कैसी सफलता पाई है आपने? एक आउटस्टैंडिंग क्लासिकल सफलता पाई है। ठीक है, तो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब हो जाता है विद आउटस्टैंडिंग सक्सेस और डिस्टिंक्शन। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ आया। नेक्स्ट क्या है आपका, चलो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका सी पास द फाइनल एग्जाम, वो फाइनल एग्जाम में पास हो गई विद फ्लाइंग कलर्स ड्यू टू हर हार्ड वर्क। किससे? एक शानदार सफलता के साथ अपनी मेहनत के कारण। ठीक है, तो विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब हो जाता है शानदार सफलता, शानदार सफलता पाना, वो होता है विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं अब। नेक्स्ट है आपका थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स। देखो भाई, थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स का मतलब क्या होता है, इसको अच्छे से समझना आप। देखो यदि आपने, देखो क्वेश्चन आपने कभी देखा होगा ना, जब दवाइयाँ आती हैं, जहरीली जहरीली दवाइयाँ होती हैं, वहाँ पर लिखा हुआ होता है क्वेश्चन, और इस प्रकार से चिन्ह भी बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे, तो इसका मतलब वो चेतावनी दे रहा है ना, वो चेतावनी दे रहा है। और भाई आपने उन चेतावनियों को टू द विंड्स थ्रो कर दिया, हवा में फेंक दिया, मतलब उनको हल्के में ले लिया। डैट मीन्स आपने रिस्क को क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो। यदि आप चेतावनियों को, रूल्स को हवा में फेंक रहे हो, डैट मीन्स आप सभी के सभी जो रिस्क हैं उनको इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स का मतलब हो जाता है टू इग्नोर ऑल रिस्क, सभी के सभी रिस्क को क्या करना, इग्नोर करना। ठीक है, जैसे कि इसने ये क्वेश्चन एंड रूल्स यानी चेतावनी को और रूल्स जो हैं इसमें लिखे हुए होंगे, वो सारे के सारे हवा में फेंक दिए। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। ठीक है, ही थ्रू क्वेश्चन टू द विंड्स एंड इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी। उसने भैया बिना सोचे समझे सारा का जो सारा धन था वो क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे। ठीक है, तो हो जाता थ्रो क्वेश्चन टू द विंड्स। ठीक है भाई, अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट है आपका कीप एट बे। देखो इसको मैं आसानी से आपको याद करा दूंगा, कीप एट बे। देखो बे मतलब खाड़ी, आपने बंगाल की खाड़ी का नाम सुना है? बोलोगे आप, बिल्कुल सुना जी। आप पता वहाँ पर बहुत ज़्यादा बंगाल की खाड़ी में तूफान आते हैं, है ना, बहुत डरावने डरावने क्या होते हैं, इस प्रकार से जानवर होते हैं, है ना। तो भाई आप क्या बोलोगे, भैया मुझे नहीं जाना बंगाल की खाड़ी में, मुझे बंगाल की खाड़ी के पास तो जाना ही नहीं है, मुझे मरना नहीं है भैया, है ना। डैट मीन्स आप बंगाल की खाड़ी यानी बे, कीप एट बे यानी बंगाल की खाड़ी से कीप मतलब दूर रहना चाहते हो, उसके पास आप जाना नहीं चाहते। ठीक है, तो कीप एट बे का मतलब हो जाता है टू प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम कमिंग टू क्लोज, किसी के पास जाने से क्या करना, रोकना या रोक लगाना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया। चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। जैसे कि क्या है, देखो कीप एट बे का मतलब क्या होता है, किसी को दूर रखना या फिर किसी को पास न आने देना, किसी को दूर रखना या फिर किसी को पास न आने देना, और मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, जैसे क्या है एग्जाम्पल, द पुलिस टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कीप द क्राउड एट बे, यानी पुलिस ने जो है भीड़ को काबू रखने के लिए क्या किए, सख्त कदम उठाए, है ना। काबू रखना मतलब उनको दूर रखने के लिए। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया एग्जाम्पल के द्वारा भी। देखो पता, यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा ना भाई, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से मैंने ये पीपीटी बनाई है। यदि आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करोगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा,
मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका पे लिप सर्विस। भाई देखो, पे लिप सर्विस का मतलब क्या होता है? ऐसा पता नेता लोग करते हैं। कौन करते हैं? नेता लोग। वो सिर्फ अपने होठों को चलाकर चले जाते हैं, अपने लिप यानी अपने होठों की सर्विस देकर चले जाते हैं बस, और उसके बाद में कुछ बोलते नहीं है कि हाँ बस मैं तो भाई, हाँ मैं आपके साथ हूँ, लेकिन वो करते ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होने वाला है? इसका मतलब होता है फेक सपोर्ट करना। कैसा सपोर्ट करना? फेक, नकली सपोर्ट करना, ठीक है। तो पे लिप सर्विस का मतलब होता है किसी को फेक सपोर्ट करना या फिर वर्बल सपोर्ट करना। वर्बल मतलब सिर्फ बोल के चले जाना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टू सो फेक और वर्बल सपोर्ट ओनली। केवल फेक या फिर वर्बल सपोर्ट यानी सिर्फ बोल के चले जाना, ठीक है। जैसे कि ये बोला कि भैया मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन बेचारा देखो उदास है, ये बस बोल ही रहा, इसने कुछ किया नहीं है, और ऐसा नेता लोग ही करते हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देख लीजिएगा आप, ये रहा पे लिप सर्विस। ये नेताजी भाषण देने आए हैं कि हम देश को साफ कर देंगे, नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान हमारे मोदी जी ने भी चलाया था, और वो बोल के चले गए, अपने सिर्फ लिप सर्विस यानी अपने होठों की सर्विस देकर चले गए, लेकिन वास्तव में उन्होंने कुछ किया नहीं, सारे का सारे फेल हुए ना, ठीक है। तो पे लिप सर्विस का क्या मतलब होता है? सिर्फ केवल कहने भर का समर्थन करना, सिर्फ बोल के चले जाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख सकते हो आप, द लीडर पेड लिप सर्विस। नेता ने या लीडर ने पेड लिप सर्विस टू क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता का क्या किया? समर्थन किया, दिखावटी समर्थन किया, बट लुक नो रियल एक्शन, परंतु उस पर कोई भी वास्तविक कदम नहीं उठाया। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिश इन द ट्रेबल वाटर। देखो यहाँ वाटर है, क्या है ये? वाटर्स, WATERS, वाटर्स, ठीक है। ये शायद यहाँ ऐसा हो जाएगा ना, एक मिनट बस, जस्ट वेट। चलो कोई नहीं भाई, ये पता यार, ये थोड़ा सा आया हुआ, पता नहीं क्या है ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है, शायद कभी हो जाएगी। तो देख लेते हैं, मैं आपको बता दूंगा। देखो, फिश इन ट्रेबल्ड वाटर्स, ट्रेबल्ड वाटर्स में फिश होना, इसका मतलब क्या होता है? देखो ट्रेबल मतलब खतरा हो, है ना। वाटर यानी भाई वाटर अस्त व्यस्त है, और उसमें क्या है? मछलियां हैं। तो यदि आप अस्त व्यस्त यानी ट्रबल्ड वाटर में या ट्रबल्ड समुद्र में मछलियों को पकड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। भाई नीचे पहले से ही भूचाल आया हुआ, बेचारी वे ऊपर आ गई और आप उनको पकड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या हो जाता है? किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना, किसी की मजबूरी का क्या उठाना? फ़ायदा उठाना। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? टू गेट इन्वॉल्व ये नहीं है, टू सर्वाइव इन ये भी नहीं है, टू वर्क पैस ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। यानी टू गेन पर्सनल एडवांटेज फ्रॉम कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, यानी कुछ कोई व्यक्ति भाई कन्फ्यूजन में पहले से ही और अस्त व्यस्त है वो, ठीक है, आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो अपने लाभ के लिए, ठीक है। तो वो होता है फिश इन ट्रबल वाटर्स, ठीक है भाई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है? देखो ये पानी है, ट्रबल वाटर, देखो यहाँ भूचाल आया हुआ है, ठीक है। और इस भूचाल में जैसी मछलियाँ ऊपर आई, इसने जाल में मछलियों को पकड़ के भर लिया। तो इस जो बेचारी क्या थी, जो मुश्किल परिस्थिति थी, इसने उसका फ़ायदा उठाया और अपने पास ले गया अपने लाभ के लिए, ठीक है, अपने पैसे कमाने के लिए, ठीक है। तो फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था या मुश्किल स्थिति का क्या उठाना? फ़ायदा उठाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सम पीपल ट्राई टू फिश इन ट्रबल वाटर ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी कुछ लोग जो है ना, संकट के समय, ट्रबल यानी संकट के समय, अव्यवस्था के समय अव्यवस्था का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यानी कुछ लोग संकट के समय अव्यवस्था का फायदा उठाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। जैसे कि इसने क्या किया? इन मछलियों को पकड़कर किया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका?
पुल स्ट्रिंग्स। देखो पुल स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, पता है ये तब यूज किया जाता है जब आप किसी से काम कराने जाते हो। सपोज आप डीएम के पास गए और डीएम ने आपका काम करने से मना कर दिया, तो आप फिर अपने चाचा विधायक से या मंत्री से क्या लगवाओगे, सोर्स लगवाओगे। तो फिर जो नेता लोग हैं उनकी क्या करते हैं, स्ट्रिंग्स को यानी उसकी चैन को क्या करते हैं, पुल पुल करते हैं, ठीक है। तो तब पुल स्ट्रिंग्स यानी अपना काम करवाना, किसी के प्रभाव में अपना काम करवाना। तो यदि कोई व्यक्ति अपने पर्सनल काम के लिए किसी को प्रभावित करते हैं, गुप्त रूप से काम करवाते हैं, तो वो होता है पुल स्ट्रिंग्स, किसी से सोर्स लगवाकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर सी, यानी टू यूज पर्सनल इन्फ्लुएंस सीक्रेटली। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये रहा, ये डीएम साहब है, तो भैया ये इसका काम नहीं कर रहे थे, ये इसका क्या नहीं कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। और जैसे ही भैया इन्होंने अपने चाचा विधायक से सोर्स लगवाई, तो इनका काम क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया, ठीक है। तो ही पुल्ड स्ट्रिंग्स टू गेट द वर्क डन क्विकली। गुप्त रूप से प्रभावित दबाव का प्रयोग करना, यानी उसने काम जल्दी करवाने के लिए अंदर खाने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अंदर खाने इसमें हिंदी में उधर का बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी किसी को काम करवाना अपने गुप्त रूप से, ठीक है, सोर्स लगवाकर, वो होता पुल स्ट्रिंग्स। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका बरी द हैच। देखो बरी द हैच का मतलब क्या होता है, देखो हैच मतलब होती है कुल्हाड़ी, ये जी कुल्हाड़ी, और आपने कुल्हाड़ी को क्या कर दिया भाई, बरी कर दिया। कुल्हाड़ी को बरी कर दिया मतलब आपने कुल्हाड़ी को दफना दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुल्हाड़ी तो भाई युद्ध करने के काम, लड़ाई लड़ने काम आती है ना, मुझे पता है लकड़ी काटने काम आती है, लेकिन पिछले ज़मानों में जब पहले युद्ध हुआ करते तो कुल्हाड़ी भी यूज होती थी, ठीक है। तो आपने यदि कुल्हाड़ी को दफना दिया, तो इसका मतलब आपने अपने पुराने झगड़ों को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और अब आप क्या हो गए, फ्रेंडली हो गए दोबारा, ठीक है। तो वो होता है बरी द हैच। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, टू एंड अ क्वेरल, यानी झगड़े को ख़त्म करना, एंड बिकम फ्रेंडली अगेन, और दोबारा से क्या बन जाना, मित्र बन जाना, फ्रेंड बन जाना, ठीक है भाई, समझ आ गया आपको। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये दोनों दुश्मन थे पहले, भाई साहब बहुत तगड़े दुश्मन। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने भाई एक मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में निर्णय लेके भी आज से हम जो कुल्हाड़ी है उसको क्या कर देंगे, बरी कर देंगे। जो कुल्हाड़ी है उसको बरी कर देंगे, उस कुल्हाड़ी को दफना देंगे। अब दोबारा से हम क्या बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या है भाई, एरर हो गया है, ये यहाँ पर एरर हो गया है यहाँ तक, ठीक है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, द टू नेबर्स डिसाइडेड टू बरी द हैच। तो आफ्टर ईयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट मतलब वर्षों की लड़ाई या झगड़े के बाद, द टू नेबर्स, दो पड़ोसियों ने डिसाइड किया, टू बरी द हैच, कुल्हाड़ी यानी, या फिर बोल सकते हैं इसको हम, झगड़े को ख़त्म करने का निश्चय किया, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बरी द हैच क्या होता है, यानी कुल्हाड़ी को दफनाना, यानी झगड़े को ख़त्म करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फाइट साई ऑफ। देखो साय का मतलब क्या होता है भाई, शर्मिंदा, क्या बोलते हैं, शर्मीला। साया मतलब शर्मीला। फाइट यानी लड़ाई। यदि आप लड़ाई से शर्मा रहे हो, यदि आप लड़ाई से शर्मा रहे हो, जैसे कि आप कभी बॉक्सिंग में जाते हो, ठीक है, या कोई कुश्ती होती है वहाँ पर, और कुश्ती में वहाँ पर आप शर्माते हो लड़ने से, ठीक है, डैट मीन्स आप लड़ाई लड़ने से शर्मा रहे हो। डैट मीन्स आप किसी काम को करने से इनकार कर रहे हो, ठीक है, उसको अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। तो फाइट साइड ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज को करने से बचना, या किसी को सामना करने से बचना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है टू अवॉइड डूइंग, किसी चीज को करने से बचना, और फेसिंग समथिंग, और किसी का सामने करने से बचना, वो होता फाइट साइड ऑफ, ठीक है। जैसे कि ये भाई इतना सारा काम है यहाँ पर, ठीक है, और भाई ये बोला हुआ है यहाँ इसे काम कर दे भाई, इसको यहाँ कहीं को रखा, तो भाई इससे बच रहा है छिपके, है ना। तो फाइट साइड ऑफ ये होता है, ठीक है भाई। चलें आगे की तरफ, ठीक है भाई। जैसे कि ये रहा, ये बॉक्सर है भैया, लड़ने के लिए चला गया, इसकी जिम्मेदारी कि मैं लड़ूं, लेकिन क्या कर रहा भाई, इससे फाइट साइड ऑफ,
बच रहा है, ठीक है। तो फाइट साई ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, किसी चीज से बचना या फिर किसी से सामना करने से कतराना, ठीक है। देखो इसकी इतनी सारी ये फाइल्स थी, इनको इसको कंप्लीट करने थे, लेकिन यहाँ इसको बच के भाग रहा, ठीक है, तो ये भी है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही फाइट साई ऑफ टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन डिफिकल्ट सिचुएशन। भाई उसने जो है ना कठिन परिस्थितियों में जिम्मेदारी लेने से क्या किया, इनकार कर दिया या उनसे बचने की उसने क्या की, कोशिश की। तो फाइट साई ऑफ समझ में आ गया आपको। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका गेट ऑन समबडीज नर्वस, NERVES है, ठीक है, NERVES, ठीक है। चलिए, तो गेट ऑन समबडीज नर्वस का मतलब क्या होता है, यदि आप किसी को नर्वस कर रहे हो, डेट मीन्स आप उसको परेशान कर रहे हो, आप उसको तंग कर रहे हो, आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि भाई ये पढ़ रहा होगा अपने रूम में, और भाई ये इसको साउंड चला रहा है एकदम, इससे इरिटेट हो रहा, परेशान हो रहा, ठीक है, नर्वस हो गया भाई इससे, ठीक है। तो गेट ऑन समबडी नर्वस का मतलब होता है किसी को क्या करना, परेशान करना, टू मेक समवन फील्स अनॉयड और डिस्टर्ब, किसी को क्या करना, तंग करना या फिर किसी को डिस्टर्ब करना। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है गेट ऑन समबडी नर्वस का मतलब किसी को बहुत परेशान या फिर चिढ़ा देना, जैसे कि ये माइक से इसके कान पर चिढ़ा रहा है, ठीक है। तो हिज कॉन्स्टेंट टॉकिंग गेट्स ऑन एवरीवन्स नर्वस, उसकी जो लगातार बातें होती हैं ना वो सभी को क्या कर देती हैं, परेशान कर देती हैं। गेट ऑन एवरीवन्स नर्वस यानी सभी को क्या कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, ठीक है। तो भाई ये भी आपको समझ आ गया, मज़ा आ रहा है भाई सभी को। यदि मज़ा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा यार, ठीक है। ऐसे ही आपको हम वीडियो लाते रहेंगे, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास, इस तरीके से ही आपका जो वोकैब सेक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग करा दूंगा ना मैं कि आप उसको कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है पुल अ लॉन्ग फेस। भाई यदि आप अपने फेस को लंबा कर लेते हो ना, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है आप नाराज हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। जैसे कि ये भाई पता, इतना छोटा सा छाता लेके गया घूमने के, है ना, रास्ते में क्या आ गई, बारिश आ गई, तो भाई ये क्या बारिश रुक पाएगी, नहीं रुकेगी, तो बेचारा क्या हो गया, भीग गया, तो क्या हो गया, बेचारा दुखी हो गया, क्या हो गया, दुखी हो गया। तो भाई जब दुखी हुआ तो इसका फेस कैसा होगा, लंबा हो गया, जब फेस लंबा होगा डैट मीन्स वो नाराज हो गया, वो दुखी हो गया, वो गुस्सा हो गया, ठीक है। तो पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू लुक सैड और डिसअपॉइंटेड, ठीक है, नाराज होना या फिर निराश होना, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका, देखो पुल अ लॉन्ग फेस, उदास या फिर निराश दिखना, ठीक है, ये होता है पुल अ लॉन्ग फेस। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस व्हेन हिज प्लान डिड नॉट सक्सीड। भाई जब उसका जो प्लान है सफल नहीं हुआ तो फिर वो कैसा हो गया, निराश हो गया। ही पुल्ड अ लॉन्ग फेस यानी वो निराश हो गया, ठीक है भाई। चलिए, चलिए भाई इसको बताइए क्या होता है। नो लव लॉस्ट बिटवीन, देखो नो लव, लॉस्ट मतलब खो जाना, बिटवीन यानी प्यार, सॉरी, देखो लव मतलब प्यार, लॉस्ट मतलब खो जाना, बिटवीन मतलब दोनों के बीच। तो भाई यदि आप दोनों के बीच या फिर किसी के बीच प्यार खो गया है, अब उनके बीच कोई प्यार नहीं रहा है, तो इसका मतलब अब उनके बीच कोई भी फ्रेंडली फीलिंग्स नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर बहुत से बी लगाएंगे, लेकिन इसका बी नहीं होगा। बीइंग न्यूट्रल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल तब होता, वो उनके बीच ना तो कभी प्यार था, मतलब उससे पहले उनका कोई रिश्ता नहीं था, तब तो न्यूट्रल हो जाता। लेकिन जिसके बीच रिश्ता था और बाद में क्या हो गया, वो टूट गया, तो तब बोलते हैं हम नो लव लॉस्ट बिटवीन। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाता है हैविंग नो फ्रेंडली फीलिंग्स, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपसी प्रेम या लगाव न होना, ठीक है, इसका मीनिंग है, एग्जाम्पल है देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू
कलीग्स आफ्टर द आर्गुमेंट, यानी झगड़े के बाद इन दोनों के बीच क्या नहीं रहा, कोई प्रेम या फिर कोई लगाव नहीं रहा। ठीक है, इनके बीच झगड़ा हो गया और झगड़े के बाद इनके बीच क्या हो गया, कोई भी प्रेम नहीं रहा, कोई भी लगाव नहीं रहा, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्या है आपका, ड्रैग वंस फीट। ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या होता है, देखो ड्रैग मतलब अपने पैरों को, मतलब किसी चीज को खचेड़ना, वंस फीट यानी अपने पैरों को। यदि आप अपने पैरों को ऐसा खचेड़ रहे हो पीछे की तरफ, तो इसका मतलब आप काम करने से बच रहे हो, है ना, किसी चीज को काम करने से बच रहे हो, उसको डिले कर रहे हो। ठीक है, तो वो होता है ड्रैग वंस फीट। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, टू प्रोसीड, ये नहीं है, टू वॉक ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता है, टू डिले डूइंग समथिंग इंटेंस, जानबूझकर किसी काम को करने से बचना या उसको डिले करना, वो होता है ड्रैग वंस फीट, अपने पाँवों को पीछे खींचना। तो आप इसका मतलब किसी काम को करने से बच रहे हो जानबूझकर, वो होता है ड्रैग वंस फीट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहा, जानबूझकर काम में देरी करना, वो होता है ड्रैग वंस फीट। ठीक है, जैसे कि ये भाई जानबूझकर कर रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, इसने बांध दिया पीछे लोहे का एक गोला, जिससे कि ये पीछे अपने पाँव को खींच रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा काम, मैं तो थक गया, मुझसे चला नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये जानबूझ कर कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, ही ड्रैग्ड हिज फीट इन कंप्लीटिंग द टास्क डेस्पाइट रिपीटेड रिमाइंडर्स, यानी भाई वो अपने पाँव को पीछे खींच रहा है, जानबूझ कर काम करने में देरी कर रहा है, डेस्पाइट यानी किसके बावजूद, रिपीटेड रिमाइंडर्स यानी बार बार याद दिलाने के बावजूद भी वो काम करने में क्या कर रहा है, देरी कर रहा है। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया, मज़ा आ रहा होगा, तो मज़ा आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करिएगा जल्दी से। नेक्स्ट आपका रूल द रोस्ट, जैसे कि अब अमेरिका कर रहा है, वेनेजुएला पर क्या कर लिया उसने, कब्जा कर लिया, उसके प्रेसिडेंट को अपने घर ले आया, रूस का जहाज को पकड़ लिया, हमारे ऊपर टैरिफ लगाने का क्या क्या करता है, धमकी देता रहता है। तो रूल द रोस्ट का मतलब हो जाता है किसी को क्या करना, कंट्रोल में लेना, किसी को अपने अधिकार दिखाना, अपना अधिकार दिखाना, वो होता है रूल द रोस्ट। पहले चाइना भी करता था, ठीक है ऐसा। ठीक है, तो रूल द रोस्ट का मतलब अपना अधिकार दिखाना, अपना कंट्रोल जमाना, वो होता है रूल द रोस्ट। जैसे कि ये मुर्गा इन पर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, इन पर रोस्ट जमा रहा है कि भाई है चल बे, इसकी पोटी उठा, इसकी पोटी तू उठा, है ना। तो ये बेचारे क्या कर रहे हैं, इस पर एक कंट्रोल जमा रहा है, कौन सा, ये वाला मुर्गा। ठीक है, तो रूल द रोस्ट का मतलब क्या हो जाता है, टू हैव कंप्लीट कंट्रोल और अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी, किसी पर कंप्लीट कंट्रोल, पूर्ण कंट्रोल करना, और अथॉरिटी और अपना अधिकार दिखाना। ठीक है, तो अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मीनिंग प्लस एग्जाम्पल। रूल द रोस्ट, पूरा नियंत्रण रखना या फिर हुक्म चलाना, पूरा नियंत्रण रखना या फिर हुक्म चलाना, हुक्म, हुक्म। जैसे कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो किसका फोन आया था, ट्रम्प का, कि भैया चाचा इसको बंद कर लो, है ना। तो वो हुक्म चला रहा था, मैं बैठा हुआ, हमने कर लिया। मोदी जी हमारे बेचारे क्या कर सकते हैं, है ना। अटल जैसा या फिर इंदिरा गांधी जैसा तो प्रधानमंत्री मोदी जी है नहीं। ठीक है, तो बेचारों को मानना पड़ा। ठीक है, तो रूल द रोस्ट का मतलब क्या होता है, पूरा नियंत्रण रखना या फिर हुक्म चलाना। ठीक है, जैसे ही रूल्स द रोस्ट इन द ऑफिस, भैया वो ऑफिस में जो है ना पूरा नियंत्रण रखता है, अपना हुक्म चलाता है, ड्यू टू हिज सीनियर पोजीशन, अपनी सीनियर पोजीशन के कारण। ठीक है, देखो ये बेचारा मुर्गा इतने सारे मुर्गों पर क्या कर रहा है, हुक्म चला रहा है। ठीक है, वो होता है रूल द रोस्ट। अब चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम। देखो निक का मतलब पता क्या होता है, बिल्कुल गर्दन पर, निक मतलब गर्दन, ऑफ टाइम गर्दन, सॉरी सॉरी, इन द निक ऑफ टाइम, देखो निक मतलब गर्दन, टाइम मतलब समय। तो यदि आप समय की एकदम गर्दन पे पहुंच रहे हो, एकदम बिल्कुल निक पॉइंट पहुंच रहे हो, डेट मीन्स आप बिल्कुल लास्ट समय पर पहुंच रहे हो। जैसे कि ये ट्रेन आ रही है, सपोज ये ट्रेन आती है 12 बजे,
और आप 11:59 पे पहुंच रहे हो, तो आप इसका मतलब निक ऑफ द टाइम पर पहुंच रहे हो, आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे पहुंच रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। क्या, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, अंतिम क्षण पर पहुंचना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखोगे ना आप, मज़ा ही आ जाएगा आपको। देखो एग्जाम्पल कितना बढ़िया। देखो ये एम्बुलेंस है, देखो इसका एक्सीडेंट, किसी का एक्सीडेंट हुआ और एम्बुलेंस बिल्कुल टाइम पे पहुंच गई। मतलब टाइम पे मतलब बस वो मरने ही वाला था लेकिन टाइम पर पहुंच गई, बिल्कुल ठीक समय पे। ठीक है, आखिरी क्षण में। ठीक है, तो वो होता है इन द निक ऑफ टाइम। जैसे कि द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम एंड सेव द पेशेंट। एम्बुलेंस भैया ठीक समय पर पहुंच गई थी, वरना मरीज की जान ही चली जाती। इसलिए मरीज की क्या बच गई, जान बच गई। ठीक है, चलिए। मजा आया आपको? नेक्स्ट है आपका, इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी। देखो ग्रीक भाषा आपने सुनी है, ग्रीक भाषा वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा क्या होती है, कठिन होती है। ग्रीक भाषा जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन होती है। हम तो अभी सीधे सी बात है, पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको। तो भाई यदि आपके लिए कोई चीज़ ग्रीक है, डैट मीन्स आप उसको समझने में क्या हो, असमर्थ हो, आप उसको नहीं समझ सकते। ठीक है, तो यदि कोई चीज़ पढ़ने में क्या है, ग्रीक है, समझने में ग्रीक है, करने में ग्रीक है, डैट मीन्स आप उसको समझने में क्या हो, इम्पॉसिबल हो, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होने वाला है, डिफिकल्ट बट पॉसिबल टू लर्न। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट है बट पॉसिबल टू लर्न, लेकिन उसको लर्न करने में आसान है, पॉसिबल है नहीं भाई, ये नहीं है। कंप्लीटली क्लियर एंड सिंपल, क्लियर और सिंपल है नहीं, ये भी नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, समझने में क्या है, बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है, नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, ग्रीक है वो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर डी, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। समझने में क्या होना, इम्पॉसिबल होना। ठीक है भाई, चलिए। एग्जाम्पल क्या है आपका, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन बट दे वर ग्रीक टू मी। भैया मैंने जो निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शन थे, उनको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट दे वर ग्रीक टू मी, परंतु भाई वो मेरे लिए बिल्कुल समझ से बाहर थे। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये ग्रीक बाबा जी बना दिए हैं, और इसने पता नहीं इसको क्या दिया पढ़ने के लिए, ये समझ ही नहीं पा रहा, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो इट्स ग्रीक टू मी का मतलब होता है बिल्कुल भी समझ में ना आना। ठीक है भाई, चलिए। नेक्स्ट क्या है आपका, लैंड मी योर ईयर। देखो ये EAR है, ठीक है, ईयर। तो लैंड मी योर ईयर का मतलब क्या होता है, अपना कान को लैंड करना। मतलब यार अपने कान को मेरी तरफ लैंड कर यार, मुझे तुझे कुछ बात बतानी है, उसको ध्यान से सुनना यार, ऐसे इधर उधर क्यों घूम रहा, चुप चुप आ मेरे पास और अपने कान को मेरी तरफ लैंड कर, क्योंकि मुझे तुझे कुछ एक इम्पोर्टेंट बात सुनानी है, उसको तो ध्यान से सुन। तो लैंड में योर ईयर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर बी, टू लिसन केयरफुल्ली। ठीक है, यदि आप अपने कान को किसी की तरफ लैंड कर रहे हो, डैट मीन्स आप बहुत ध्यान से उस बात को सुनना चाहते हो। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्या है इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्लीज़ लैंड मी योर ईयर फॉर अ मोमेंट। भाई थोड़ी देर के लिए मेरी एक बात सुन ले। आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग इम्पोर्टेंट। मैं कुछ तुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताना चाहता हूँ, कुछ बात है ज़रूरी, मैं उसको तुझे बताना चाहता हूँ, इसलिए अपना जो कान है मेरी तरफ क्या कर दे, लैंड कर दे, यानी मेरी बात को ध्यान से सुन ले भैया। ठीक है, तो लैंड मी योर ईयर का मतलब समझ आया आपको, आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका, ग्रीस समवंस पाम। देखो ग्रीस समवंस पाम का मतलब क्या होता है, किसी को रिश्वत देना। जैसे कि ये भाई नीचे से क्या दे रहे हैं, टेबल के नीचे से रिश्वत दे रहे हैं, है ना, मिठाई का डिब्बा बोलते हैं ना, मिठाई का डिब्बा ले ली नीचे रखा हुआ है ना, तो वो होता है रिश्वत, घूस, हमारे यहाँ तो चलती है अक्सर। तो भाई जैसे कि ये ईडियम आया है,
तो इस ईडियम के माध्यम से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, ये एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई यदि आप हमारे स्टूडेंट हो तो कभी भी लाइफ में किसी से घूस मत लेना, किसी से रिश्वत मत लेना और किसी को रिश्वत देना भी मत। तो ही आप एक अच्छे नागरिक बन पाओगे, ठीक है। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे बस, ठीक है। तो रिक्वेस्ट के साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है, जिस भी स्टूडेंट हैं अभी तक माइंड स्प्रिंग एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया, क्योंकि बहुत मेहनत से भैया पीपीटी मैंने बनाई है और फिर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद ही इसको बनाता हूँ और खुद ही पढ़ाता हूँ, खुद ही कंटेंट को ढूंढता हूँ और खुद ही पढ़ाता हूँ। तो भाई आप थोड़ी सी मेरी मेहनत यदि आपको लग रही है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं अब, ठीक है। तो ग्रीस समवंस पाम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को घूस देना। तो इसका आंसर क्या होना? टू प्रेस समवन, किसी को प्रेस करना, प्रेस मतलब किसी की प्रशंसा करना, ये भी नहीं है। टू हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना, ये भी नहीं है। टू रिवार्ड समवन फॉर हार्ड वर्क, किसी को हार्ड वर्क के लिए क्या करना, रिवार्ड देना, ये भी नहीं है। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, टू ब्राइब समवन सीक्रेटली, किसी को चोरी चुपके से क्या देना, ब्राइब यानी घूस देना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है आपका, अच्छा एग्जाम्पल आ गया ये, ग्रीस समन पाम यानी किसी को रिश्वत देना। एग्जाम्पल है इसका, ही ट्राइड टू ग्रीस द ऑफिसर्स पाम टू गेट हिज वर्क डन क्विकली, उसने अपने काम को जल्दी करवाने के लिए क्या दी, ऑफिसर्स को क्या दिया, रिश्वत दी, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, देखो इसका मतलब क्या होता है, बताइए इसका मतलब क्या होता है। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब बताइए भाई, यदि कोई व्यक्ति है किसी काम को करना चाह रहा है, ठीक है, बल्ब बनाना चाह रहा है ना, ऑफिसर बनना चाह रहा है, लेकिन कुछ मोहल्ले वाले पता क्या होते हैं, उन पर ठंडा पानी डालने की कोशिश करते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, उसको डीमोटिवेट करते हैं, उसको डिस्करेज करते हैं, ठीक है। तो थ्रो कोल्ड वाटर ऑन का मतलब हो जाता है किसी को क्या करना, डिस्करेज करना, है ना, उसके उत्साह को कम करना, ठीक है, वो होता है थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है, ठीक है। टू डिस्करेज और डैम्पन एंथोजियाज्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, किसी के उत्साह को या किसी के साहस को क्या करना, कम करना, ठीक है भाई। चलिए एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो इसका मीनिंग ये मैंने बता दिया आपको, किसी के उत्साह को ठंडा करना या किसी को हतोत्साहित करना, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज नेगेटिव रिमार्क्स थ्रू कोल्ड वाटर ऑन आर प्लान, उसके जो नेगेटिव रिमार्क्स हैं, टिप्पणियां हैं, उसके प्लान पर क्या फेर देते हैं, पानी फेर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, हतोत्साहित कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं भी, अब पता मैंने भी यूट्यूब जैसे स्टार्ट किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो जो बहुत से मोहल्ले वाले हैं ना या कोई रिश्तेदार हैं, वो मेरे को क्या करने की कोशिश करते हैं, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन करने की कोशिश करते हैं, है ना, मुझको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट मिला हुआ है, आपका सपोर्ट मिला हुआ है, तो भाई मैं तो आपके लिए पढ़ाऊंगा, आपके लिए मेहनत करूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसलिए, ठीक है भैया। मज़ा आया आपको? चलो कोई नहीं, यदि आपको अच्छा लगा तो ही सब्सक्राइब करना, यदि आपको अच्छा बिल्कुल ना लगे ना, कि भाई मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो बिल्कुल भाई सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा सब्सक्राइब करने से, है ना। तो जिसको मज़ा आए ना, जिसको समझ आए और जिसको लगे कि हाँ कंटेंट में दम है और हमारे पेपर में आएगा यहाँ से, तो वही सब्सक्राइब करे भैया, ठीक है। किसी से कोई गैर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है भाई। चलिए सॉरी फॉर खांसी, अच्छा सॉरी फॉर खांसी, अरे खांसी की इंग्लिश क्या होती है ये तो मुझे भी पता ना, जी बताऊंगा देख के कभी, चलो कोई नहीं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचना, गड़े मुर्दे उखाड़ने से बचना, है ना। तो वो तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई,
भैया कुत्ते को सोने दो, कुत्ते को सोने दो। यदि तुम इसको उखाड़ने की यानी इसको मतलब क्या बोलेंगे, इसको जगाने की कोशिश करोगे ना, तो कुछ फायदा नहीं है, आपका नुकसान ही होगा, कुछ भी फायदा नहीं है, ठीक है। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब हो जाता है टू अवॉइड रिस्ट्रेन ओल्ड ट्रबल्स, यानी कि जो पुरानी गलतियां हैं, पुरानी समस्या हैं, पुरानी मुसीबतें हैं, उनको अवॉइड करने से बचना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है एग्जाम्पल। ये रहा देखो, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई मतलब पुराने झगड़े या मुद्दे को ना छेड़ना, ठीक है। एग्जाम्पल है, इट इज बेटर टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई देन रोपन ऑल डिस्प्यूट्स, यानी पुराने विवादों को दोबारा उठाने से अच्छा है कि उन्हें छेड़ा ही नहीं जाए, ठीक है। समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका निप इन द बड। देखो निप इन द बड का मतलब क्या होता है, देखो बड का मतलब होता है कली, बड मतलब कली, जैसे ये वाली कली है, फूल की कली। निप मतलब शुरुआत में ही, तो भाई निप मतलब खत्म कर देना, बड मतलब कली को। तो भाई यदि आप किसी भी कली को शुरुआत में ही खत्म कर देते हो, है ना, तो इसका मतलब आप किसी छोटी प्रॉब्लम को, नहीं सॉरी मैं गलत बोल गया भाई। देखो निप इन द बड, देखो बड मतलब कली, बड मतलब कली, और बड मतलब कली, और निप मतलब काट देना, ठीक है। तो यदि आप किसी भी कली को, किसी भी कली को, किसी भी बर्ड को शुरुआत में ही काट देते हो, बर्ड मतलब जो बर्ड निकलती है वो शुरुआत में तो निकलती है, तो यदि आप किसी को काट देते हो, इसका मतलब आप उसको प्रोग्रेस होने से रोक देते हो, ठीक है। तो निप इन द बड का मतलब होता है किसी चीज को उसकी शुरुआती स्टेज में ही रोक देना, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है टू स्टॉप समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, किसी को शुरुआती स्टेज में ही खत्म कर देना। जैसे कि भाई कली है, अपनी शुरुआती स्टेज में है और ये इसको काट रहा है, ठीक है। तो ये होता है निप इन द बड। सॉरी तो थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा वो हुआ था इसमें समझाने में, तो कोई नहीं उसको इग्नोर करिएगा, अब यहाँ से आप समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल। देखो इसका हिंदी मीनिंग में यहाँ दिया हुआ है और मैंने इंग्लिश में भी समझाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। निप इन द बड किसी समस्या को शुरुआत में खत्म कर देना। एग्जाम्पल है, द इशू शुड बी निप्ड इन द बड बिफोर इट ग्रो सीरियस, यानी कि भैया जो क्या है हमारी इशू यानी झगड़ा या समस्या, उसको शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। इट ग्रोस बिफोर इट ग्रोस सीरियस, सीरियस होने से पहले, क्या होने पहले, सीरियस यानी गंभीर होने से पहले, ठीक है भाई। मजा आया आपको मजा आया तो भाई चलते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गया, ये हमने पहले ही कर लिया है, दोबारा आ गया है। अब आता है किक द बकेट। बहुत से बोलेंगे किक द बकेट, बकेट यानी बाल्टी में लात मारना। तो भाई किक द बकेट का मतलब बाल्टी में लात मारना नहीं होता, किक द बकेट का मतलब होता है मरना, मृत्यु, टू डाई। किक द बकेट यानी मृत्यु ठीक है, RIP, राइप, रिप, रिप है, RIP। चले आगे की तरफ। तो किक द बकेट मतलब मृत्यु, डेथ। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, द ओल्ड मैन किक द बकेट। ये क्या हुआ भाई, एक मिनट भाई, जस्ट वेट। देखो भाई, द ओल्ड मैन किक द बकेट आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, यानी लंबी बीमारी के बाद जो है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, किक द बकेट यानी मर गया। किक द बकेट का मतलब ये नहीं होता कि बाल्टी में लात मरना, यानी मर गया वो, ठीक है, बूढ़ा आदमी, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं आगे की तरफ। हार्ड एंड फास्ट। देखो भाई हार्ड एंड फास्ट का मतलब क्या होता है। देखो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कि भैया जो भी है यही है, फिक्स्ड हो गया। क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया सब कुछ। जैसे कि हमारा रूल्स है ना, हमारा संविधान है, कि भैया उसमें जो लिख गया ना वही फिक्स्ड है अब, है ना।
उसको आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है ऐसे रूल्स जो क्या हो, पहले से स्ट्रिक्ट हो या फिर फिक्स्ड हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है, स्ट्रिक्ट एंड फिक्स्ड। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो सख्त और तय नियम होते हैं। देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर सक्सेस। भाई सफलता पाने के लिए जो है ना, कोई भी सख्त और तय नियम नहीं है। यदि आपको सफलता पानी है तो आप पा सकते हो, उसके लिए कोई किसी को रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो ये होता है हमारा हार्ड एंड फास्ट यानी कि स्ट्रिक्ट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है आपका एवरी डार्क क्लाउड, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। देखो डार्क क्लाउड मतलब काले बादल, है ना, घने बादल, हैज अ सिल्वर लाइनिंग। तो भाई यदि आपकी लाइफ में काले बादल हैं तो भाई आपकी लाइफ में कभी ना कभी सिल्वर सिल्वर लाइनिंग भी आएगी, है ना, एकदम चमकदार भी होंगी आपकी लाइफ। ठीक है, तो एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर सिल्वर लाइनिंग का मतलब हो जाता है कि भैया हर समस्या हर समस्या कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर रखती है। ठीक है, वो होता है एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड इन इट। कि जो प्रॉब्लम होती हैं, बुरी समस्या होती हैं, उसमें अपने अपने आप में कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको। इसलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो हर बुरी स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, इसका मतलब है ये। और एग्जाम्पल है इसका, इवन आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। भाई एग्जाम में फेल होने के बाद भी ना, ही लर्न अ लॉट, उसने बहुत कुछ सीखा। एवरी डार्क क्लाउड है या सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि भाई हर बुराई में क्या होती है, अच्छाई होती है। उसमें एग्जाम फेल हुआ लेकिन उसने उस एग्जाम से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ठीक है, इसका मतलब पता क्या होता है, डैश का मतलब, इसका मतलब होता है आगे जो पीछे जो सेंटेंस है उसके बारे में कुछ आगे एक्सप्लेन करना। ठीक है, ये इसका मतलब होता है डैश का। चलिए नेक्स्ट है फाल फ्लैट। देखो फाल फ्लैट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना या फिर फेल हो जाना। जैसे भाई ये परफॉर्मेंस यहाँ पर करने आया, जादू दिखाने आया, लेकिन भाई सभी क्या है एकदम, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, किसी ने अच्छा प्रयास, कुछ अच्छी चीज़ नहीं दिखाई। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया, फेल फ्लैट हो गया, इसका मतलब ये फेल हो गया। ठीक है, इसके जादू का इस पर इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो फेल फ्लैट का मतलब क्या होता है, टू फेल और हैव नो इफेक्ट, किसी मतलब फेल हो जाना या फिर किसी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना। ठीक है भाई, चलिए देख लीजिएगा इसका एग्जाम्पल। देखो यहाँ ये दर्शकों को भाई जादू दिखाना है, मोटिवेशन करना है, मोटिवेट करने, लेकिन भाई सारी जो ऑडियंस थी वो उठ कर चली गई यहाँ पर। अब भैया गिर गया नीचे, नीचे गिर गया तो ये फेल हो गया। ठीक है, असफल हो गया, है ना, इसकी बातों का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, तो फिर ये उठ के चले गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है, हिज जोक फेल फ्लैट एंड नो वन लाफ्ड। भाई उसका जो मजाक था ना, उसके जोक थे ना, वो पूरी तरह क्या हो गया, फेल हो गए, और इसकी जोक पर कोई भी नहीं हंसा। ठीक है, फेल हो गया वो। चलिए देखो नेक्स्ट है पाई इन द स्काई। पाई इन द स्काई का मतलब क्या होता है, देखो पाई इन द स्काई का मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप। कैसी होप, अनरियलिस्टिक, जो हो नहीं सकती, है ना, हवाई हवाई सपने, वो होता पाई इन द स्काई। ठीक है, तो भाई पाई इन द स्काई मीन्स क्या होता है, अनरियलिस्टिक होप। ये आंसर यहाँ पे इसने दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है, बिकमिंग रिच ओवरनाइट, रातों रात अमीर बनना, इज अ पाई इन द स्काई, एक हवाई सपना है। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये रहा, इसने भैया क्या काम किया, ऊपर फेंक दिया और सोच रहा है इससे मैं अमीर बन जाऊंगा। ठीक है, पाई को ऊपर फेंक दिया और बोल रहा है इससे सोना चांदी मिल जाएगा, स्वर्ग में इसको फेंक दूंगा तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई,
तो अव्यावहारिक सपना या असंभव उम्मीद, जो उम्मीद ना हो, जो चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। तो बिकमिंग रिच ओवरनाइट इज जस्ट पाई इन द स्काई, ये तो मैंने ऊपर करा दिया, ठीक है। तो कोई कोई नहीं, नेक्स्ट चलते हैं अब। देखो बियर द ब्रंट, बताओ भाई बियर द ब्रंट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या है ना वो आप पर ही आ रही है। देखो भाई ये आदमी बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है। बारिश आ गई तो बारिश पता है इसके ऊपर ही आ रही है। देखो यहाँ पर धूप आ रही है, ये अपना मजा ले रहे हैं इस चीज़ का, इसको देख के, है ना। तो बियर द ब्रंट का मतलब होता है कि जो सारी की सारी समस्या ना, सबसे ज़्यादा समस्या है ना वो आप पर ही आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होता है सफ़र द मोस्ट ट्रबल, सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ना, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बियर द ब्रंट, पता सबसे ज़्यादा जो नुकसान या समस्या का सामना करना पड़ता है ना वो गरीब लोगों को करना पड़ता है। जैसे इन्फ्लेशन, है ना, जो प्राइस बढ़े, है ना, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किसको पड़ा, गरीब जनता को पड़ेगा। जो अमीर लोग हैं उन पर क्या पड़ेगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। नुकसान किसको ज़्यादा होगा, गरीबों को होगा, ठीक है। तो बियर द ब्रांड का मतलब क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा नुकसान या फिर परेशानी झेलना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, पुअर पीपल बियर द ब्रंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी महंगाई का सबसे ज़्यादा जो असर है वो गरीब लोगों पर पड़ता है, ठीक है भाई। तो ये आपको भी समझ आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर, देखो फेयर मतलब अच्छा, स्क्वायर मतलब देखो स्क्वायर कैसा बनता, ऐसा बनता है ना, स्क्वायर ऐसा बनता है ना। तो इसकी जो साइड होती हैं सारी की सारी जो भुजा होती हैं वो बराबर होती हैं। तो भाई ये सबको बराबर ट्रीट करता है, एकदम अच्छे से ट्रीट करता है, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब हो जाता है ईमानदारी के साथ, किसके साथ, ईमानदारी के साथ सबको बराबर हिस्सा देना, ठीक है, कानून के साथ, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इन अ कम्प्लीटली ऑनेस्ट, यानी पूरी ईमानदारी के साथ एंड लॉफुल वे, और कानूनी रास्ते से, ठीक है। तो ये होता है फेयर एंड स्क्वायर। जैसे कि ये भाई जो जीता है ये वाला व्यक्ति, है ना, तो किससे जीता है, बिल्कुल एक एकदम ईमानदारी से जीता है, ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर तरीके से जीता है, कोई इसने बेईमानी नहीं की, ठीक है। चलिए, जैसे कि ही वॉन द मैच फेयर एंड स्क्वायर, उसने मैच पूरी ईमानदारी से जीता। या फिर जो ये जज साहब हैं, इन्होंने जो निर्णय था ना, है ना, वो एकदम फेयर एंड स्क्वायर तरीके से दिया है। इन्होंने कोई भी बेईमानी तरीके से कोई पैसा घूस लेकर नहीं किया, ठीक है। तो भाई फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, ईमानदारी और नियम के अनुसार होना किसी चीज़ का, ठीक है, वो होता है फेयर एंड स्क्वायर। तो ये भी आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट है आपका टू बी टेकन अबैक। टू बी टेकन अबैक का मतलब क्या होता है, इससे पहले मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ दूसरी वाली इसी की, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, टू बी टेकन अबैक, पता ये भैया दोनों एक बार पहले मिले और भैया दूसरे ही दिन ये फूल लेकर चला गया, दूसरे ही दिन ये फूल लेके चला गया। पता फूल लेके क्यों गया, क्योंकि जब ये पहली बार मिले थे ना तो ये इससे बोली थी कि भाई तुम मुझे अच्छे लगते थे, तुम मुझे अच्छे लगते हो, ठीक है। तो इसने सोचा भाई ये तो प्यार दिख है, तो भाई इसको क्या करने चला गया, प्रपोज करने चला गया। अब जैसे ही ये प्रपोज यहाँ करने गया तो ये क्या होगी, एकदम टू बी टैकन अबैक होगी, एकदम हैरान होगी, यार ये क्या हुआ, मैंने तो इसको सिर्फ यही बोला था कि तुम अच्छे लगते हो, मैंने ये थोड़े ही बोला था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्रपोज कर दो, ठीक है। तो टू बी टेकन अबैक का मतलब हो जाता है अचानक से हैरान हो जाना या अचानक से चौंक जाना, ठीक है। तो ये बोल रही है भाई मेरे मुंह से निकल गई, है ना, तो बोल रही है ना इससे, ये इससे बोल रहा तुमने तो बोला था मुझे कल कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, तो ये इससे बोल रही है चौंक कर एक साथ, मुझसे गलती होगी मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। तो टू बी टेकन अबैक अचानक से हैरान हो जाना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वॉज टेकन अबैक बाय हिज सडन डिसीजन, उसके अचानक लिए गए फैसले से वो क्या होगी, चौंक गई या हैरान हो गई, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ क्या है भैया, क्या है,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू बी टेकन अबैक, टू मूव बैकवर्ड फिजिकली, टू फील शॉक्ड और सरप्राइज। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाता है टू फील शॉक्ड। शॉक मतलब सरप्राइज होना, है ना? तो ऑप्शन इसका बी हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। साल्ट ऑफ द अर्थ, पता ये वाला जो पौधा है ना भाई, ये पता है उससे होता है, किससे? नमक से, है ना? तो भाई यहाँ की जो पृथ्वी है, यहाँ की जो अर्थ है, वो नमक मांगती है, लेकिन भाई लोग तो नमक नहीं देते, वो खाद देते हैं। तो भैया ये ईमानदार व्यक्ति है भैया, कैसा है? ईमानदार व्यक्ति है। तो इसकी ग्रोथ के लिए इसने क्या दे दिया? इसको नमक दे दिया, ठीक है? तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब ये फिर उस पृथ्वी का क्या बन गया? अर्थ का दोस्त बन गया, ठीक है? तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब हो जाता है साधारण या ऑनेस्ट, ठीक है? एक ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? सिंपल हो, ईमानदार हो, है ना? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी, ए पर्सन हु इज सिंपल, ऑनेस्ट एंड डिपेंडेबल, ठीक है भाई? तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है बहुत ही अच्छा, ईमानदार और भरोसेमंद व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अच्छा हो, ईमानदार हो और भरोसेमंद हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं साल्ट ऑफ द अर्थ। जैसे ये दादाजी हैं, ठीक है? एग्जाम्पल क्या है? माई ग्रैंडफादर इज साल्ट ऑफ द अर्थ। भाई मेरे जो दादाजी हैं ना, वो सच में बहुत ही अच्छे और ईमानदार इंसान हैं, ठीक है भाई? तो समझ आ गया आपको? नेक्स्ट चलते हैं। टू ब्लेज अ ट्रेल। टू ब्लेज अ ट्रेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज कर देना जो अब से पहले किसी ने ना की हो, है ना? कोई नया रास्ता ढूंढ देना, वो होता है टू ब्लेज अ ट्रेल। जैसे कि यहाँ इस पहाड़ पर ये पहली बार गया है, इससे पहले यहाँ पर कोई नहीं गया, है ना? इसने लो जला दी यहाँ पर जाके, ठीक है? तो वो हो जाता है कि भाई आप किसी को नया रास्ता दिखाने के लिए आपने उसको लीड किया है, ठीक है? तो टू लीड द वे ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 का हो जाता है। नया रास्ता दिखाना या फिर कुछ नया करना, वो होता है टू ब्लेज अ ट्रायल, ठीक है? सी ब्लेज अ ट्रायल फॉर वुमन इन साइंस। उसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या दिखाया? एक नया रास्ता दिखाया, ठीक है? तो आई होप ये भी आपको समझ आ गया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टू कॉल आ स्पैड। इसका मतलब क्या होता है भाई? देखो भाई, टू कॉल आ स्पैड, पता है इसको बोलते हैं स्पैड। वैसे यहाँ पे छोटी सी बना रखा, आप देखोगे ना जिससे रेत उठाते हैं, रेत समझ रहे हो? वो घर बनाने वाला रेत, ठीक है? भाई बहुत खतरनाक लगता है यदि कोई इसको मार देता तो, ठीक है? यदि आप किसी को इसको दिखा के पूछोगे ना, तो भाई वो एकदम ईमानदारी से, है ना, एकदम सही तरीके से, अच्छे तरीके से बताएगा। यदि आप किसी बात को इस वाली स्पैड को दिखाकर पूछोगे ना, तो पता वो कैसे बताएगा? बहुत ज़्यादा ईमानदारी से बता देगा, क्योंकि उसको डर है भैया, है ना? साफ साफ बताएगा। चाहे अब उसको इस बात का बुरा लगे, लेकिन फिर भी उसको साफ साफ बताएगा, ठीक है? तो टू कॉल स्पैड स्पैड का मतलब होता है किसी चीज को ईमानदारी के साथ क्या कर देना? डिस्क्राइब कर देना, चाहे दूसरे व्यक्ति को वो बुरी लगे, ठीक है? वो होता है टू कॉल स्पैड स्पैड, साफ साफ बताना, ठीक है? इसलिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्क्राइब समथिंग प्लानली एंड ऑनेस्टली। पूरी ईमानदारी के साथ किसी चीज का बखान करना या डिस्क्राइब करना, ठीक है भाई? तो समझ आ गया आपको? इसका एग्जांपल देख लेते हो। पता बॉक्सर यहाँ पर दिख ना रहे, इसलिए नीचे है, इसका छोटा हाइट है इसकी, ठीक है? लेकिन इसका हाथ नहीं आ रहा, तो ये वाला बॉक्सर ने जो है ना इसको ये दिखा दिया स्पैड। तो जो डिक्लेयर करने वाला, इसने सब सच सच बता दिया, कोई पक्षपात नहीं है, ठीक है? साफ साफ बताना, ठीक है? तो ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पैड इवन इफ इट हर्ट्स, यानी वह हमेशा सच और साफ बात कहता है, भले ही बुरा लगे, ठीक है? तो टू कॉल अ स्पैड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का साफ साफ बताना या किसी चीज़ को साफ साफ कहना, क्लियर, ईमानदारी के साथ, ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट है आपका टू रन अराउंड इन सर्कल्स, जो CIRCLES सर्कल्स, ठीक है? तो भाई यदि आप किसी सर्कल में घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, घूमे जा रहे हो, यहाँ से गए दोबारा यहीं पर आ गए, यहाँ से गए दोबारा यहीं पर आ गए, जैसे ये पिल्ला घूम रहा है, तो ये कहीं कहीं आगे जा पाएगा? कुछ प्रोग्रेस कर पाएगा? क्या ये आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना? तो यदि कोई व्यक्ति
सर्कल में बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, डेट मीन्स वो अपना जो टाइम है उसको खराब कर रहा है। ठीक है, तो टू रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब हो जाता है टू वेस्ट टाइम विदाउट मेकिंग प्रोग्रेस, बिना कुछ प्रोग्रेस करे अपना टाइम खराब करना। ठीक है, वो होता है टू रन अराउंड इन सर्कल्स। ठीक है भाई, चलिए जैसे कि ये रहा, इससे बाहर ही निकल पाने का कुछ रास्ता ढूंढ भैया। ऐसे गोल गोल घूमे जा रहा, गोल गोल घूमे जा रहा, इस सर्कल में घूमने से कुछ फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या है? बिना किसी नतीजे के समय बर्बाद करना। मैंने आपको पहले बता दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, वी आर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। भैया हम बिना समस्या सुलझाए बस समय ही बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? समझ आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? टू मेक अप वंस माइंड। देखो, यदि आप अपने माइंड को मेकअप कर रहे हो, इसका मतलब आपने कुछ दृढ़ निश्चय कर लिया है। जैसे कि बहुत से लोगों ने, जैसे 2026 आई 1 जनवरी को नई साल पर, अपने माइंड को क्या किया होगा? मेकअप किया होगा कि भाई मैं आर्ट से पढ़ूंगा, मैं आर्ट से कभी गंदे काम नहीं करूंगा, है ना, मैं कभी बिल्कुल वो वाले काम नहीं करूंगा। समझ रहे हो आप तो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, बहुत से लोग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने माइंड को मेकअप करते हैं, यानी वो डिसाइड करते हैं दृढ़ता के साथ कि भाई अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो टू मेकअप वन माइंड का मतलब हो जाता है टू डिसाइड फर्मली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, सी फाइनली मेड अप हर माइंड टू लीव द जॉब। उसने आखिरकार नौकरी छोड़ने का क्या कर लिया? फैसला कर लिया, अपने माइंड को मेकअप कर लिया कि भाई मैं तो नौकरी को छोड़ूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टू पुट अप विद। देखो, टू पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, किसी चीज को सहन करना। जैसे कि भाई ये पढ़ने वाला स्टूडेंट है, इसके ऊपर बिल्ली बैठ गई, है ना, किताब तो बच्चे लेके जा रहा है, ऊपर चिड़ी और बैठ गई, तो बस ये सहन ही करे जा रहा है। ठीक है, तो टू पुट अप विद का मतलब होता है किसी चीज को सहन करना, यानी टू टॉलरेट और एंड्योर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल देते हैं, देख लेते हैं। पता क्या था भाई, यहाँ पर इनकी बॉक्सिंग चल रही थी, और जो दूसरा वाला अपोनेंट है भाई, वो एकदम बेकार तरीके से बॉक्सिंग कर रहा था। तो ये बोल रहा, भाई देख बहुत हो गया, तेरा रूड व्यवहार को देखते हुए बहुत हो गया, अब मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाई टू पुट अप विद का मतलब होता है, हो जाता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। ठीक है, तो आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी मोर। भाई मैं अब उसका जो बदतमीज वाला व्यवहार है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये होता है टू पुट अप विद। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो भाई, ये तो सबने पढ़ी है कहानी, टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स। यदि कोई मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है तो वो सिर्फ दुखी होने का बहाना दिखा रहा है ना, है ना, सिर्फ दुखी होने का दिखावा कर रहा है, वो होता है टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, तो टू क्राई लाउडली इन पेन, जोर जोर से रोना दर्द में, ये तो नहीं होगा भैया, ऐसा थोड़ी होता। टू सो रियल सैडनेस, वास्तव में वो दुखी है, ये भी नहीं है। टू हाइड वंस इमोशन, अपने इमोशन को छुपा लेता, वो भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है? टू प्रिटेंड टू बी सैड, दुखी होने का दिखावा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है। तो हिंदी मीनिंग क्या है इसका? झूठा दिखावटी रोना। ठीक है, ही सैड क्रोकोडाइल टीयर्स आफ्टर बीइंग कॉट, पकड़े जाने के बाद वे दिखावटी आंसू बहाने लगा, जैसे कि ये दोनों बहा रहे हैं मगरमच्छ के आंसू। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। देखो भाई, टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग को समझने से पहले आप माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, प्लीज़ यार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत से ये पीपीटी मैंने आपको बनाई है और आपको बहुत ही मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग, पता है ये मेरे को याद क्यों आया? क्योंकि मैंने कोई कोई पेज पर लिख रखा माइंड स्प्रिंग अकेडमी, जहाँ ये मुझे मिल जाता तो वहीं बोल देता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा माइंड स्प्रिंग अकेडमी को। ठीक है, तो आई होप आप कर भी लोगे। वैसे पता है सब्सक्राइब वही करेगा जो यहाँ तो लास्ट तक आया होगा, नहीं पता, लोग जो है ना
ये देखते हैं कि इसके सब्सक्राइब कितने हैं, इसके व्यूज़ कितने हैं, उसको देख के बस छोड़ देते हैं कि ये तो ऐसे ही होगा। लेकिन ये पता नहीं है कि कंटेंट कैसा है, वो पढ़ा किस तरीके से रहा है, ठीक है, वो कोई नहीं देखेगा। तो भाई ऐसा मत देखिएगा, आपको लगे ना कि हाँ लगता है कि हाँ जान है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए कोई नहीं। टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। देखो भाई, टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ की या किसी स्थिति का क्या करना, जांचना, उसकी जांच पड़ताल करना, उसको एग्जामिन करना, वो होता है टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। जैसे एक गिलहरी कर रही है सारा सामान का, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी, टू एग्जामिन और एसेस द सिचुएशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाता है किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, स्थिति का जायजा लेना, वो होता है टू टेक स्टॉक ऑफ समथिंग। जैसे कि ये कर रहे हैं, स्थिति का आकलन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि भैया क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो वी शुड टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। फैसला लेने से पहले हमें स्थिति का आकलन कर लेना चाहिए, जायजा ले लेना चाहिए, ठीक है। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा दें आप, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। चलिए बिलो बिलो हॉट एंड कोल्ड। ऐसा पता नेता लोग बहुत करते हैं, नेता लोग जो होते हैं हमारे मोदी जी तो बहुत करते हैं भाई ऐसा, है ना। बीजेपी पार्टी के लोग तो सब ऐसा करते हैं, बिलो हॉट एंड कोल्ड मतलब अपनी बात पर अडिग नहीं रहना, है ना, अपनी राय बदलते रहना, कभी इधर कभी इधर। जैसे कि यही आदमी देख लो, इसको कभी तो ठंड लगती है, कभी इसको गर्मी लगती है, तो ये कभी इधर होता है कभी इधर होता है, कभी ठंडे में आता है ना, कभी गर्मी में आता है, ठीक है। ब्लो हॉट यानी कभी ठंडा हो जाता है, ब्लो हॉट यानी कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, टू बिहेव इन एन अनसर्टेन और चेंजिंग मैनर, यानी अपने विचार को बार बार बदलते रहना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, देखो यार, यस नो, यस नो, हाँ ना हाँ नहीं करे जरा, तो कभी एक जैसा ना रहना, बार बार अपनी राय को बदलना, वो होता है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। तो ही कीप्स ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट द प्लान। भाई वह इस योजना को लेकर लेकर जो है ना अपनी राय बार बार बदलता रहता है, ये अडिग है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति कौन है, बीजेपी वाले पार्टी के, है ना। बीजेपी के नहीं है भाई, कांग्रेसी भी ऐसे हैं, सभी ऐसे हैं यार, ये तो कोई नहीं, इसलिए मैं आपको तैयार कर रहे हैं हम, आपको तैयार होना है ऐसा, ठीक है, क्योंकि आप फ्यूचर कौन हो, ऑफिसर्स हो, ठीक है। इनके दबाव में कभी नहीं आना नेताओं के, अपना काम करना बस, जो आपको अच्छा लगे ना उसको करना, सही गलत देख करना, इनकी बात को मत सुनना, ठीक है। ये बड़े हरामी होते हैं, अनपढ़ लोग आ जाते हैं बैठ के यहाँ पर, मुंह से और निकलती है मेरी उल्टा सीधा यार इनको। एलिफेंट इन द रूम, देखो एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या होता है, यदि एक रूम में, एक छोटे से रूम में एक इतना बड़ा हाथी आ जाए तो भाई उससे प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन भैया लोग फिर भी उसको इग्नोर कर देते हों, है ना, वो होता है एलिफेंट इन द रूम। यानी कि एक बड़ी समस्या जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं उसको बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। तो एन ऑब्वियस प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम है, डेट एवरीवन इग्नोर्स, लेकिन जो लोग उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो होता है एलिफेंट इन द रूम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, चलिए एग्जाम्पल इसमें दिया नहीं है, कोई नहीं, वैसे ऊपर आपको समझ आ गया ना, ठीक है। एलिफेंट इन द रूम का मतलब पता क्या होता है, एलिफेंट इन द रूम मतलब कि एक ऐसी वास्तविक प्रॉब्लम जो वास्तव में प्रॉब्लम है लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हो, उसको बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए नो द रोप्स, नो द रोप्स का मतलब क्या होता है, देखो रोप्स का मतलब होता है रस्सियां, है ना। यदि आप रस्सियों की गांठों के बारे में जानते हो, बहुत सारी रस्सियां हैं, आप उनको जानते हो, इसका मतलब आप उन चीज़ों से फैमिलियर हो, उनसे परिचित हो, आपको उन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी है, तो वो होता है नो द रोप्स, ठीक है। तो इसलिए उसका आंसर हो जाता है टू बी फैमिलियर विद द प्रोसीजर्स और डिटेल्स, किसी डिटेल्स के बारे में पूरी जानकारी होना, वो होता है नो द रोप्स। जैसे कि आप यहाँ समझिएगा इसको, देखो किसी काम की पूरी जानकारी होना,
देखो ये जहाज है बहुत सारा और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो अब पता नहीं इसको जाना किधर है। तो भाई इस लड़की को सारा पता, एक रस्सी जो है ये है ना। तो इसको इस सारी रस्सियों के बारे में पता है, ठीक है। इसका मतलब इसको पूरी जानकारी है। तो नो द रोप्स, पूरी जानकारी होना। तो सी नोज द रोप्स ऑफ दिस बिजनेस वेरी वेल, उसे इस काम की पूरी जानकारी है, ठीक है भाई। नो द रोप्स का मतलब समझ आया आपको। चलिए नेक्स्ट है आपका सी द राइटिंग ऑन द वॉल। देखो सी द राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब क्या होता है पता। यदि दीवारों पर कुछ लिखा हुआ होता है, इसका मतलब उस पर कोई ना कुछ चेतावनी है, इस पर कुछ ना कुछ चेतावनी है। तो सी द राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है टू रियलाइज दैट समथिंग बैड और अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन। यानी कुछ चीज़ का पहले से ही मतलब क्या हो जाना, रियलाइज हो जाना कि भाई कुछ गलत होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। तो उसको बोलते हैं सी द राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर पहले से ही कुछ लिखे हुए होना, ठीक है। तो आने वाले खतरे या परिणाम को पहले ही समझ लेना, वो होता है सी द राइटिंग ऑन द वॉल। जैसे एग्जाम्पल क्या है, ही saw द राइटिंग ऑन द वॉल एंड रिजाइंड अर्ली, ठीक है। उसने भैया आने वाली परेशानी से पहले ही उसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए भाई नेक्स्ट है आपका टू टेक पेंस। टू टेक पेंस का मतलब क्या होता है, देखो पता, पेंस मतलब देखो पेन का आप कलम सुनिए आपने, या फिर आप, मैं इसको दो तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आप इसको समझिएगा। पेंस, टेक, पेंस को लेना भैया, आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो सपोज, तो आप बार बार पेन ले रहे हो, PEIN, तो एस को थोड़ा वैसा कर देना, ठीक है, अलग से। पेन वैसे PEN होता है वो, लेकिन थोड़ा यहाँ रिलेट करिएगा आप। तो आप बार बार किसी चीज़ मतलब बार बार पेन ले रहे हो दुकान से जाके, तो आप इसका मतलब आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हो, है ना। आप एनडीए को पार करने के लिए, आप एनडीए के एग्जाम को क्रॉस करने के लिए बार बार क्या कर रहे हो, सावधानी के साथ क्या कर रहे हो, बिल्कुल एफर्ट मार रहे हो। तब वो होता है टू टेक पेंस। या फिर आप ऐसा समझिएगा, कैसे कि भाई आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, तो आपको कितना भी पेन मिल जाए, पेन मतलब दुख, आपको कितना भी दुख मिले, लेकिन आप फिर भी उसको पाने के लिए एफर्ट मार रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो वो होता है टू टेक पेंस। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, टू मेक केयरफुल एंड सिंसियर एफर्ट, है ना, सावधानी के साथ और एफर्ट्स माना सिंसियर, ठीक है। वो होता टू टेक पेंस, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया होगा आई होप, मुझे ऐसा लगता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो टू टेक पेंस यानी बहुत मेहनत और सावधानी करना, वो होता है टू टेक पेंस, जैसे कि ये कर रहे हैं इस मूर्ति को बनाने के लिए, ठीक है। तो सी टू ग्रेट पेंस टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट परफेक्टली, उसने प्रोजेक्ट को सही ढंग से कंप्लीट करने के लिए क्या की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट है आपका पिक्स ऑन समवन। देखो पिक्स ऑन समवन का मतलब होता है किसी को निशाना बनाना या किसी को अपमानित करना, किसी को डांटना फटकारना, वो होता है पिक्स ऑन समवन, ठीक है। तो ट्रीट समवन अनफेयरली या फिर बुलीस, ठीक है, किसी को अपमानित करना, वो होता है पिक ऑन समवन। जैसे कि द टीचर ऑलवेज, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, लुक्स आफ्टर पिक्स ऑन डिपेंड्स ऑन कॉल्स ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा पिक्स ऑन। तो पिक्स ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को निशाना बनाना, ठीक है। तो टीचर भाई हमेशा एक ही स्टूडेंट क्या करती है, डांटती रहती है, ठीक है। तो इसका ये मैंने आपको MCQ बना दिया। तो एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एग्जाम्पल क्या है पिक्सॉन का, या हिंदी मीनिंग किसी को बार बार परेशान करना या फिर तंग करना, ठीक है। जैसे पिक्चर में ये बेचारे इसको कर रहे हैं, हंस रहे हैं सब दो लोग इस पर, ठीक है। तो द टीचर ऑलवेज पिक्स ऑन दैट स्टूडेंट, शिक्षक हमेशा उस छात्र को क्या करते हैं, परेशान करते हैं, जैसे इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ आया आपको, ये मैंने आपको कराया दिया, ठीक है। अब है पिकिंग
होल्स इन। पिकिंग होल्स इन का मतलब क्या होता है? देखो, होल्स मतलब छेद हैं, है ना? तो भाई आप बेवजह उन छेदों में उंगली दे रहे हो, इसका मतलब आप किसी चीज़ में जानबूझ के बेवजह कमी निकाल रहे हो, ठीक है? तो पिकिंग होल्स इन का मतलब होता है बेवजह किसी चीज़ में कमी निकालना। तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? फाइंडिंग फॉल्ट्स अननेसेसरली, ठीक है? तो इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ही कीप्स एवरीथिंग आई डू। मैं जो करता हूँ उसमें ही क्या करता है? कमी निकालता है। तो पिकिंग होल्स इन हो जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है? मैं जो भी करता हूँ वो बेवजह उस चीज़ में क्या निकालता रहता है? कमी निकालता रहता है, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया। तो भाई ये पीपीटी ख़त्म हो गई है। तो आप चैनल को भाई क्या कर सकते हो? सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल है हमारा माइंड स्प्रिंग एकेडमी, जहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीडीएस एंड डीएफ कैट सीएपी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना, जो हम इस पर कराते हैं। तो आप प्लीज़ माइंड स्प्रिंग एकेडमी को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को कर लीजिएगा। और ये माइंड स्प्रिंग एकेडमी हाइफन क्षेत्र 17 ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। माइंड स्प्रिंग एकेडमी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और माइंड स्प्रिंग एकेडमी व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। और हमारा अभी एक और ईडियम बच गया है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है? तो वो ईडियम क्या है हमारा? बस 2 मिनट रुकिएगा, मैं इसको पहुँच जाता हूँ। जो पहला ईडियम था भाई ये, ठीक है? बस 1 मिनट बस। चलिए, ये वाला ईडियम बच गया था, इसको भी कर लेते हैं। ये है थ्रो इन द टॉवल। देखो भाई, यदि कोई बॉक्सर पता लड़ता है, ठीक है, और पता उसका कोच होता है जिसको पसीना आ जाता है, तो उसको टॉवल देता है भाई पसीने पोंछने। तो यदि कोई बॉक्सर उस रिंग में ही अपने टॉवल को फेंक देता है ना, तो इसका मतलब उसने हार स्वीकार कर लिया है, उसने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया है, और उसने प्रयास करना क्या कर दिया है? बंद कर दिया है, यानी उसने गिव अप कर दिया है, ठीक है? तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब हो जाता है गिव अप कर देना या फिर हार मान लेना, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता है? बी हो जाता है, टू एक्सेप्ट डिफीट एंड स्टॉप ट्राइंग, ठीक है? तो आई होप भाई आपको मज़ा आया होगा। यदि आपको मज़ा आया ना भाई, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ऐसे ही इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको टॉप 500 कराऊंगा, तो लगभग मैंने आपको 150 से ऊपर करा दिए हैं, ठीक है? और आगे भी इस सीरीज को हम जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।